हम सीबीटी को समझने के लिए पहले सीटी को फिर बीटी को ओवरऑल भी करेंगे और साथ साथ कंपैरेटिवली भी करेंगे। ठीक है, इस चार्ट की मदद से भी करेंगे। तो आपको जहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी हो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, दौरान लेक्चर भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इस साइकोथेरेपी को शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि ये साइकोथेरेपी किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसकी इंडिकेशंस, ठीक है, इसकी इंडिकेशंस में डिप्रेशन है नंबर 1। डिप्रेसिव पेशेंट्स के लिए ये बहुत कारआमद है इसकी टेक्निक्स, सीटी की, बीटी की और सीबीटी की। 2 थेरेपी थी, बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी, दोनों इमर्ज होके सीबीटी बनी। बिहेवियर थेरेपी में एक कोई खामी थी तो कॉग्निटिव थेरेपी वजूद में आई, या कॉग्निटिव थेरेपी में कोई ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थीं तो बिहेवियर थेरेपी आई। ठीक है, फिर ये दोनों की जो एडवांटेज थे या दोनों के जो मस्बत पहलू थे उनको जमा करके सीबीटी बनी। ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे इसकी इंडिकेशंस की कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए बड़ी कारआमद है इसकी टेक्निक्स, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लिए बड़ी कारआमद है इनकी टेक्निक्स, जीएडी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए बड़ी कारआमद है इनकी टेक्निक्स, और फोबिक पेशेंट्स जो होते हैं फोबियाज उनके लिए भी इसकी जो टेक्निक्स हैं वो बड़ी कारआमद है। ये लेक्चर लंबा जाने वाला है, इसे हम बाय पार्ट्स करेंगे। जो बिहेवियर थेरेपी है अगर इसको देखें बीटी तो ये ओवर्ट पर मबनी है, यानी कि ऑब्जर्वेबल जो स्टिमुलाई है उसको डिस्कस करती है। लर्निंग्स रोल ऑफ लर्निंग इन डेवलपिंग बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। बिहेवियरिज्म वाले हमेशा लर्निंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम अच्छी आदत नॉर्मेलिटीज़ भी लर्न करते हैं और एबनॉर्मेलिटीज़ भी लर्निंग ही होती है, लेकिन फाल्टी लर्निंग के बायस हम चीज़ें सीख लेते। फॉर एग्जांपल मॉडलिंग के थ्रू हम चीज़ें सीखते हैं। माँ छिपकली से डरती है, बच्चा भी डरना शुरू हो गया, डर पैदा कर दिया जाता है। ठीक है, बिहेवियरिज्म वाले इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जैसी आप कंडीशंस दोगे, जो चीज़ें बच्चों को लर्न करवा दोगे, अगर उसे डरना सिखा दोगे, बुज़दिल बना दोगे, बुज़दिल बनना सिखा दोगे, वो बुज़दिल बन जाएगा। और अगर उसे आप बहादुर बनना सिखा दोगे, जुर्रत वाला बनाना, पावर ऑफ इनिशिएशन वाला बनाना चाहोगे तो वैसा बना दो। ठीक है। और जो सीटी है ये कोवर्ट पर बात करती है। कोवर्ट क्या होता है? कोवर्ट होता है इंसान की थिंकिंग, उसके जज्बात, उसके इमोशंस, जो चीज़ें छुपी होती हैं, कवर में होती हैं। ठीक है, जो ज़ाहरी आंख से दिखती नहीं है। किसी का जो बातिन है, एक है ना ज़ाहिर, एक है बातिन, ये सिर्फ ज़ाहिर पर बेस करती है कि किसी के किरदार पे जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें कोई बिहेव कर रहा है तो पता चल रहा है कि ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें नॉर्मल है। ये दोनों पे काम करती है, दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है बीटी। सीटी कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये थिंकिंग पे काम करती है, रोल ऑफ थिंकिंग, इमोशंस पे, जो चीज़ें छुपी हुई हैं उन पे काम करती है। यानी कि इंसान की सोच को बदल के ये उसके बिहेवियर को बदलना चाहती है। ये डायरेक्टली बिहेवियर को बदलती है। जो चीज़ें दिख रही हैं कि ये इसमें एबनॉर्मल है, ये उस पर काम करती है। ये कैसे काम करती है हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, अभी ओवरऑल एक जायज़ा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के सीबीटी बनी, जो थॉट्स एंड बिहेवियर्स दोनों पे काम करती। थॉट्स सीटी कवर कर रही थी, बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर्स को कवर कर रही थी। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो सीबीटी बनती है, जो किसी भी शख्सियत में मौजूद नॉर्मेलिटीज़ और एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि किसी के थॉट्स की बायस हैं या किसी के बिहेवियर्स के बायस हैं, उन दोनों को दुरुस्त करने की कोशिश करती है। ठीक है, आज हम कॉग्निटिव थेरेपी पे ज़्यादा बात करेंगे। कंपैरेटिवली बीटी को भी डिस्कस किया हमने, लेकिन सीबीटी इन दोनों को मिला के बनेगी। अगर मैं आपको कॉग्निटिव थेरेपी के एस्पेक्ट्स भी बता दूं और बिहेवियर थेरेपी के भी एस्पेक्ट्स बता दूं तो आप दोनों को मिला के सीबीटी बना सकेंगे। कॉग्निटिव थेरेपी एम्फसाइजेस व्हाट पीपल थिंक रादर देन व्हाट दे डू। लोग क्या सोचते हैं इस पे बेस करती है कॉग्निटिव थेरेपी। लोग क्या करते हैं इस पे बेस नहीं करती,
इसका जायज़ा नहीं लेती लोग किस तरह सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, उस पे क्या चीज़ें सोचते हैं लोग और उनके नताइज क्या निकलते हैं, उस पे फोकस करती है। कॉग्निटिव थेरापिस्ट बिलीव दैट इट्स डिसफंक्शनल थिंकिंग, ये वो सोच के म्यार होंगे जो कि फंक्शनल नहीं है, दैट लीड्स टू डिसफंक्शनल इमोशंस और बिहेवियर्स। अगर सोच में कहीं प्रॉब्लम होगी तो ही उसके किरदार में प्रॉब्लम होगी। बाय चेंजिंग देयर थाट्स, अगर हम किसी फ़र्द के ख्यालात, उसे आने वाले थॉट्स को बदलना शुरू कर दें, पीपल कैन चेंज हाउ दे फील, लोग अपने एहसासात को तब्दील करना सीख लेंगे, एंड व्हाट दे डू, और अपने किरदार में बेहतरी महसूस करेंगे। आपके पास एक क्लाइंट आता है और आप उसे कॉग्निटिव थेरेपी की कोई टेक्निक लगाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप कैसे उसका इलाज करेंगे? आप उसकी सोच पे काम करेंगे। गॉट इट? तो क्योंकि हम CBT को प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर, या REBT को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें ना सिर्फ कॉग्निशन पे काम किया जाता है बल्कि बिहेवियर्स पे भी काम किया जाता है। जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उस पर भी काम किया जाता है, जो ज़ाहरी किरदार है उस पर भी काम किया जाता है। गॉट इट? और किसी भी पर्सन के इरेशनल बिलीव्स पे भी काम किया जाता है जब हम REBT की बात करते हैं। इसमें ज़्यादातर रोल अल्बर्ट एलिस का है और अरुण बैग का रोल है। गॉट इट? कॉग्निशन में द बिहेवियर थेरेपी, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन लर्निंग्स रोल इन डेवलपिंग बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स। किसी भी पर्सन के नॉर्मल बिहेवियर्स और एबनॉर्मल बिहेवियर्स वो किसकी देन है? वो उसकी लर्निंग की देन है। ठीक है, अगर एबनॉर्मल बिहेवियर है इसका मतलब लर्निंग में कोई कहाँ पे कहीं पे तो फॉल्ट था कि इसने ऐसा ऐसा करना सीख लिया। इसकी कोई मिसाल, एक बच्चा है, उसकी वालदा उसे प्रॉपर गाइड नहीं करती, यानी कि जब उसे कोई नीड होती है, कोई साइकोलॉजिकल नीड होती है, तो उसे पूरा नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, बच्चा चाहता है उसे उठा लिया जाए, बच्चा सारा दिन खेलता है, माँ चाहती है चलो ज़रा आओ और खेल ले, बच्चा एक जगह पे आके अपना खेल कूद बंद कर देता है, उसे मोहब्बत की, उसे आपकी निगहदाश्त की, उसे आपके लम्स की ज़रूरत पेश आ रही है। ठीक है, या उसकी कोई और हाजत है, उसने सोना है या उसने वॉशरूम जाना है, ठीक है, और माँ फिर भी पूरा नहीं कर रही, तो उसे मजबूरन रोना पड़ेगा रोना। एक दफ़ा रोगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, माँ का रवैया ही ऐसा है, माँ करती है हमेशा ऐसा है, तो बच्चा कैसा बन जाएगा? बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा, बच्चे को पता चल जाएगा अच्छा ये रोने से ही मजबूर होती मुझे उठाने पे, बच्चा सीख जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। ठीक है, बच्चा सीख जाएगा कि रोना है, बच्चे ने लर्न कर लिया, ये फाल्टी लर्निंग है ना, उसने रोना सीख लिया कि रोने से ये नीड मेरी पूरी हो जाती है। जब मैं रोना शुरू करता हूँ नकली वाला ही, फ़ौरन ही माँ मुझे चीज़ियाँ दे देती है, मुझे उठा लेती है, तो फिर वो वैसे ही करेगा। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये सारा का सारा बिहेवियरिज्म पे ही बेस करता है कि इसमें आइवन पैवलव जिसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसमें आती है, डिसेंसिटाइजेशन इसमें आती है, थॉर्नडाइक आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है। आपने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया। जो बिहेवियर थेरेपी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंडीशनिंग और ये बिहेवियरिज्म की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि इंसान या जानवर लर्न कर लेता चीज़ें, वो कहते हैं हर चीज़ लर्निंग से है। उसने दावा नहीं किया था कि मुझे आप 1 दर्जन बच्चे फराहम करें, आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, डाकू, चोर, फ़कीर। ठीक है, सिर्फ उसको एक ख़ास इन्वायरमेंट देना है, कंडीशन करना है उसे, और वो बन जाएगा। अब हम इसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हम कॉग्निटिव थेरेपी पे काम करेंगे। आपको पता है ये कॉग्निशंस पे काम करती है। कॉग्निशन में क्या चीज़ें आती हैं? इंसान सोचता कैसे है, चीज़ों को देखता कैसे है। ठीक है, इसके ऊपर हम डेली लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए कुछ मिसालें देंगे ताकि लोगों की मदद हो सके। हम सब डिफरेंट आईने रखते हैं अपने पास, और इसी तरह से हम सब डिफरेंट चश्मे भी अपने पास रखते हैं। ये मैं एक फ़िलॉसफी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हम अपनी सोच के मुताबिक चश्मा लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लड़कियों के बारे में राय कायम करनी है तो मैं एक ख़ास किस्म का चश्मा लगा के राय दूंगा। ठीक है, और अगर हमने लड़कों के बारे में राय देनी है, बात करनी है, या अपनी सोच को बताना है, तो एक ख़ास चश्मा रखा हुआ है जिससे लड़कों को हम देखते हैं।
एक ख़ास चश्मा रखा हुआ है जिससे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, एक ख़ास चश्मा रखा हुआ है जिससे हम बुज़ुर्गों के बारे में राय रखते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम रिजिड होना शुरू हो जाते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बंदे में नहीं रहती, हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते, हम चीज़ों को ख़ास एक नपे तुले जायज़े वही देते हैं। क्या आपको समझ आ रही? तो इसमें हमारे कॉग्निशंस का अमल दखल होता है, हमारे ख्यालात में जब बगाड़ आना शुरू होता है ना, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। मैंने पहले भी एक दिन आपसे बात की थी, अब इस पे डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम कॉग्निटिव थेरेपी का ओवरव्यू पहले लेते हैं, फिर इसे डीपली वसी पैमाने पे करेंगे। पहले एक जायज़ा लेते हैं, ओवरव्यू देते हैं इसका, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये लोगों की सोच पे काम करते हैं। लोग क्या करते हैं, इस पे काम नहीं करते, लोग सोचते क्या हैं, कैसे सोचते हैं, इस पे काम करते हैं, क्योंकि हमारी सोच पे ही सारा कुछ मुनहसिर होता है। गॉट इट? व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? Cognitive behavior therapy is one of the few forms of psychotherapy that has been scientifically tested and found to be effective in hundreds of clinical trials for many different disorders. इसको बड़ा यूज़फुल समझा जाता है मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को लेके, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किए हुए हैं, डिप्रेशन को लेके, OCD को लेके। अच्छा, डिप्रेशन की भी यहाँ पे बात करते हैं हम डिटेल से। अक्सर हमें कमेंट में लोग कहते हैं कि आप डिप्रेशन के बारे में बात करें। डिप्रेशन के बारे में आम तौर पे हमारी सोसाइटी में क्या राय रखी जाती है? हम साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, फिर भी हम डिप्रेशन को ऐसे समझते जैसे मुझे पता। एक ले मैन डिप्रेशन को डिस्कस ऐसे करता है जैसे नज़ला ज़ुकाम को डिस्कस करना हो। ज़रा सी किसी को परेशानी हो ना, वो कह देता है मुझे डिप्रेशन आ गया, मैंने फिर फ़लाँ गोली खा ली, फ़लाँ ऐसे कर लिया। डिप्रेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है, कि आपने हर चीज़ के साथ डिप्रेशन को जोड़ना शुरू कर दिया। एक मुस्लिम को, एक मोमिन को डिप्रेशन हो कैसे सकता है? मोमिन के लिए तो दोनों सूरतों में फ़ायदा है। जब कोई परेशानी आती है तो वो सब्र करता है, अजर ही अजर, और जब कोई खुशी मिलती है तो वह शुक्र करता है, अजर ही अजर। डिप्रेशन एक्चुअली नाम किस चीज़ का है? DSM-5 में इसका क्राइटेरिया दिया गया है, नो डाउट, लेकिन हम इसे जनरली डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन तब हमें महसूस होता है जब हमारी उमंगें, हमारी उम्मीदें उसके अगेंस्ट हो रहा होता। हम चाहते कुछ और है और हो कुछ और रहा। गुड इट? तो इस वजह से डिप्रेशन आता है। और अगर हम अपनी चाहत का लेवल जो है वो एक तो फ्लेक्सिबल रखें कि मैं जो चाहता हूँ मैं उसको फ्लेक्सिबल रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोचा मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, मेरी फ़लाँ से शादी होनी चाहिए, फ़लाँ के सामने मेरा इमेज अच्छा होना चाहिए, ये मैंने सोचा। और साथ में मुझे ये भी सोचना चाहिए कि खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हुआ तो इट्स ओके, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही। जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये बस चाहिए तो चाहिए, तब डिप्रेशन का आगाज़ होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी? एंग्जाइटी ज़्यादातर फ्यूचर रेलिवेंट होती है। एक गैर यकीनी सूरत हाल का नाम है एंग्जाइटी, कि जब आने वाले वक्त को लेके, फ्यूचर रेलिवेंट होती है, आने वाले वक्त को लेके हम परेशान हैं कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं आने वाला कल अच्छा होगा मेरे लिए या बुरा होगा, फ़लाँ के साथ मेरी शादी होने जा रही है, पता नहीं मुझे वहाँ पे अच्छा पेश आएंगे लोग या नहीं आएंगे, मैं क्या करूँगी, कैसे आने वाले दिन गुजारूँगी। ये है एंग्जाइटी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एंग्जाइटी सम एक्सटेंट अच्छी होती है, ये हमें काम करने पे मजबूर करती है। आपको पेपरों की थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी तो वो आपको काम करने पे मजबूर करेगी, लेकिन एक हद से एंग्जाइटी जब ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान हाथ पांव छोड़ देता है और मायूसी में चला जाता है, ठीक है। जबकि डिप्रेशन जो है उसमें तीनों ज़माने होते हैं। पास्ट, माजी का कैदी बना होता है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता, उसे पता होता है कि आई एम अ लूज़र, मैं पहले भी लूज़र था, मैं अब भी लूज़र हूँ, आने वाला वक्त भी मुझे पक्का पता है कि मुझे अच्छा नहीं आएगा आने वाला वक्त। वो अपने तीनों ज़मानों पे एक पक्की ठक्की मोहर लगाकर अपने आप को बंद कर लेता, ठीक है। समय के बाद सुसाइडल आइडिएशन है, ख़ुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, ख़ुदकुशी ये अटैम्प्ट भी करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे रोज़मर्रा जो नज़ला ज़ुकाम बनाया होता है लोगों ने डिप्रेशन को, उसकी बात करेंगे। ये ज़्यादातर टीन एज में पाया जाता है।
इसे फेक डिप्रेशन कहते हैं। इसमें इंसान अपनी किसी और फेज में होता है, अपने ख्यालात, अपनी उमंगें, वो चेंज का ख्वाहा होता है, ठीक है, बेसब्रापन उसके अंदर होता है, वो फ़ौरन ही चीज़ें चेंज करना चाहता है। फ़लाँ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कैसे उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे फीलिंग ऑफ रिजेक्शन लेके फ़ौरन ही अपने आप को तारीख रूम में बंद कर देगा, टसवे बहाएगा, ठीक है, और बस ये क्या हो गया, मैं तो स्टेटस लगाना शुरू कर देगा, मैं डूब गया, मर गया, ऐसा हो गया, वैसा, लाइफ में कोई चाम नहीं है। ये सारा का सारा फेक डिप्रेशन है। वो पंजाबी में कहते हैं ऐसे लोगों को जूतों की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये फैंटी इनकी हो तो फिर सेट हो सकेंगे। फैंटी से मुराद क्या है? मार पीट ही नहीं है इससे मुराद। ये फैंटी से मुराद है ज़िंदगी की वो ठोकरें जो उसने लगेंगी तो ही पॉलिश होगा। गॉट इट? तो उसे कोई गाइड करने वाला हो, उसे उस असल में वो सारी बेकारी की वजह से, बेकार रहना, कोई गोल सेट नहीं किया ज़िंदगी का, कोई मकसद ही नहीं है, बिना मकसद अपनी जवानी को उजाड़ रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये उस फेक डिप्रेशन का बायस बनेगी। इन कंट्रास्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ साइकोथेरेपी, दूसरी जो तरीका इलाज हैं साइकोथेरेपीज़ हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या चीज़ यूनिक है। कॉग्निटिव थेरेपी इज़ यूजुअली मोर फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट, ये मौजूदा ज़माने को ज़्यादा फोकस करती, हालांकि एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले भी ज़्यादा मौजूदा ज़माने को फोकस करते हैं, ठीक है, और ह्यूमनिज़म वाले सारे के सारे पीसीटी, गेस्टोल्ट थेरेपी वो भी, लेकिन फिर भी मोर टाइम लिमिटेड, ये छोटी है, ये जल्दी हो जाती है, एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड, और ये ज़्यादा मसाइल को सॉल्व करती है क्योंकि इसमें सोच पे काम किया जाता है। एडिशन, पेशेंट्स लर्न स्पेसिफिक स्किल्स, और इसमें हम अपने क्लाइंट को नई स्किल्स सिखाते हैं, उसे नई चीज़ें सिखाते हैं। वो अपने आप को स्टक करके बाउंड करके बैठ गया हुआ ना, लिमिटेड करके बैठ गया, हम उसे लिमिटलेस करते हैं, उसे नई स्किल्स सिखाते हैं कि तुम अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाके कुछ चीज़ें और भी कर सकते हो, दैट दे कैन यूज़ फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, जो कि वो अपनी ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। दीज स्किल्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, ये वो स्किल्स होती हैं जो किसी भी फ़र्द को उसके डिस्टॉर्शंस के बारे में बताते हैं, उसकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग के बारे में बताते हैं। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग ख्यालात का वो बगाड़ है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये किसी भी लेमैन के लिए भी जानना ज़रूरी है। एक है आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, एक है कि कोई भी आम आदमी अगर अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझ ले तो 90% उसके डिस्टॉर्शंस खत्म हो जाएंगे सिर्फ समझने से। These skills involving identifying distorted thinking, modifying beliefs, किसी के irrational beliefs को modify कैसे किया जा सकता है, तब्दील कैसे किया जा सकता है। हम गलत अकायद रखते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि सोचने का अंदाज़ है, हम किसी चीज़ को मस्बत सोच सकते हैं, उसी चीज़ को किसी और दौरान या कोई और शख्स मनफी भी सोच सकता है। ठीक हो गया? आप उसको मनफी भी सोच सकते हैं और मस्बत भी सोच सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। तो हमने अपने क्लाइंट को बिलीव्स को मॉडिफाई करना सिखाना है कि कौन से, पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मेरा जो अकीदा है, जो मेरा बिलीव है, वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक बनती नहीं है और मैं ये चीज़ सोच रही हूँ। फिर जब उसे आइडेंटिफाई करना आ जाएगा फिर वो उस पर काम करने वाला भी बनेगा। गॉट इट? रिलेटिंग टू अदर्स इन डिफरेंट वेज, दूसरों के साथ जो हमारे बिलीव्स होते हैं, एंड चेंजिंग बिहेवियर्स, इन बिलीव्स की बिना पे उसका बिहेवियर भी बदलना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके बिहाइंड कोई नज़रिया तो कार फरमा होगा। वो नज़रिया, वो थ्योरी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव मॉडल, ये कॉग्निटिव मॉडल पे बेस करता है। द वे वी परसीव सिचुएशंस इन्फ्लुएंसेस हाउ वी फील इमोशनली। ठीक है, हम इस मॉडल को बनाकर भी देखेंगे कैसे भी बनता है। सारा का सारा मामला जो है वो हमारी परसेप्शन पे है, कॉग्निशन पे है। फॉर एग्जांपल, वन पर्सन रीडिंग दिस वेबसाइट थिंक माइट थिंक, कोई भी पर्सन जो कोई एक वेबसाइट से कुछ चीज़ें मटेरियल रीड कर रहा है, वाओ दिस साउंड्स गुड, वो ये कह सकता है कि क्या मटेरियल है, क्या शानदार लेक्चर है। आप में से कोई भी ये लेक्चर सुनते दौरान
ये ख्याल कर सकता है कि क्या बेहतरीन ये लेक्चर है, दिस साउंड्स गुड, इट्स जस्ट व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर, ये वही है जिसके बारे में मैं जानना चाहता था, ये मेरे जहन के दिल के वो सवाल आता हैं जिनके ये जवाब दिए जा रहे हैं, मैं तो हमेशा से इनको ही ढूंढ रहा था। और वो फिर एंड फील्स हैप्पी, वो खुश हो जाएगा अगर उसका ये ख्याल आएगा तो। अनदर पर्सन रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन माइट थिंक, और कोई और है जो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है या सुन रहा है या देख रहा है, वो उसका ख्याल कुछ हो रहा है, वेल दिस साउंड्स गुड बट आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये ख्याल किसी को आए तो वो क्या करेगा, दिस पर्सन फील सैड एंड डिस्करेज्ड, वो अपना हौसला खो देगा, उदास हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट अ सिचुएशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ पीपल फील इमोशनली, ये वो सिचुएशंस नहीं हैं जो इंसान को महसूस करवाती हैं, उदास महसूस करवाती हैं, परेशानी देती हैं, बल्कि सिचुएशंस के ऊपर पर्सन्स का सोचना कैसा है, ये चीज़ इंसान को परेशान करती है। वी आर नॉट डिस्टर्ब बाय आवर इवेंट्स, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, वी आर डिस्टर्ब बाय आवर थिंकिंग पैटर्न्स, उन सिचुएशंस पे हमारे बिलीव सिस्टम क्या है, उस सिचुएशन पे हमारी सोच क्या है, ये हमें डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉबलेस हो गया, किसी की जॉब छिन गई, ठीक है, और उसने उस पर क्या सोचा, वाओ नई अब आज़ादी, अब आज़ाद हैं, कुछ नया करेंगे, शुगर है जान छूटे, वो खुश हो जाएगा अगर उसकी ये थिंकिंग है। और अगर उसकी ये थिंकिंग हो, ओ मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं कहाँ से खाऊंगा, अब मैं जीऊँगा कैसे, तो वो डिप्रेस हो जाएगा। अपने 17 सेकंड्स को कंट्रोल कर लें, 17 सेकंड को आप मस्बत पहलू उजागर करना शुरू कर दें, नेक्स्ट आने वाले थॉट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। गॉट इट? सो इट इज़ नॉट अ सिचुएशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ पीपल फील इमोशनली बट रेदर देयर थॉट्स इन दैट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हमें हार्मफुल नहीं लगती या हमें परेशान नहीं कर रही होती, बल्कि उस सिचुएशन को लेके हमारे थॉट्स क्या होते हैं, ख्यालात क्या होते हैं, ये चीज़ हमें डिप्रेस करती है। व्हेन पीपल आर इन डिस्ट्रेस देयर perspective इज़ ऑफन inaccurate एंड देयर थॉट्स में बी अनरियलिस्टिक। जब हम बेचैनी का शिकार होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, तब हमारे थॉट्स अनरियलिस्टिक होते हैं, सही नहीं होते, तब हम सोचने समझने की कैफियत में नहीं होते, तब हमें नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, इसने कहा तो कहा क्यों, इसने ऐसा किया तो किया क्यों, ठीक है। और जब जैसे ही हमारी सूरत हाल बदलेगी, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, तो हमें सूरत हाल इतनी भी बुरी नहीं लगेगी। Cognitive behavior therapy helps people identify their distressing thoughts। ये थेरेपी क्लाइंट्स को, लोगों को मदद देगी कि वो अपने उन ख्यालात की निशानदेही करें जो उनको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, जो उनको जहनी मसाइल, जो उनके डिस्ट्रेस का सबब बनते हैं। एंड इवेल्यूएट हाउ रियलिस्टिक द थॉट्स आर, और इवेल्यूएट करें कि ये थॉट कितना रियलिस्टिक है, कितना रियलिटी बेस्ड है। इसकी कोई मिसाल दूँ आपको, मसलन आप क्लास में इंटर हुए, आपने देखा कि फ़लाँ लड़की जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है आपकी तरफ देख रही है, और आपने सलाम किया और उसने जवाब ही नहीं दिया, और आपको फ़ौरन ये ख्याल आया, थॉट्स पे बात कर रहे हैं ना, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, इरेशनल है। थॉट आया कि ये ज़रूर फ़लाँ बात पे खफा है, जो मैंने इसे जगह नहीं दी थी, मैं चेयर नहीं ले आई, हम फ़लाँ में ये बात थी, वो परसों जो इवेंट हुआ, कोई भी वाक़या सोचा आपने और आप बैठ गए, उसके साथ लड़ियाँ बनती गई, और एक और नेगेटिव थॉट आया, अच्छा रहे करे मौजे, मैं भी इससे फिर पूछूंगी, ठीक है। हालांकि रियलिटी ये हो सकती है कि उसने देखा नहीं, उसने सुना नहीं, वो अपनी सोचों में खोई थी, उसे पता नहीं चला, ठीक है, हो सकता है ना ऐसे। हम ऐसा पहले भी तो सोच सकते थे कि हो सकता है उसने ना सुना हो। हम हमेशा किसी भी इवेंट के, सिचुएशन के नेगेटिव पहलुओं के पीछे पड़ जाते, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा, कुछ मस्बत भी तो सोचें, कुछ मस्बत भी तो सोचा जा सकता है ना कि इसके पॉजिटिव पहलू भी है। फॉर एग्जांपल आप किसी बस में सवार हैं और आपको सीट नहीं मिली, किसी ने आपको सीट दे दी, फ़ौरन ही नेगेटिव थॉट आया, इसने मुझे सीट क्यों दी, ज़रूर कुछ तो बात है, ठीक है। आप किसी की नेकी पे भी, आपको, हमारा माशरा ऐसा है कि यहाँ पे नेकी कर नहीं सकता कोई, जो करता है उसे नुकसान भी उठाना पड़ता समटाइम, ठीक है। लेकिन कोई नेकी करे दूसरा यकीन ही नहीं करता, वो कहता ज़रूर इसका मतलब होगा
ज़रूर कोई बात होगी जो, वरना कौन आजकल ऐसा करता। देन दे लर्न टू चेंज देयर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, फिर क्लाइंट सीखेगा कि वो अपने ख्यालात के बगाड़ को कैसे सुधार सकता है। व्हेन दे थिंक मोर रियलिस्टिकली, जब वो ज़्यादा हकीकत पसंदाना होकर सोचेगा, दे फील बेटर, वो अच्छा महसूस करेगा। द एम्फेसाइज इज आल्सो कंसिस्टेंटली ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इनिशिएटिंग बिहेवियरल चेंज। इसमें फोकस किया जाएगा कि कोई भी इंसान प्रॉब्लम्स सॉल्विंग ओरिएंटेड हो, ठीक है, कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करे, ना कि उसे बढ़ा चढ़ा कर लेके बैठ जाए। और पावर ऑफ इनिशिएटिंग, पावर ऑफ इनिशिएशन, वो शुरुआत करने की ताकत हो, कि वो कोई भी चीज़ शुरू करना जानता हो, फिर खुद ही उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? अभी कॉग्निटिव थेरेपी के हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनकी समरी करने की कोशिश करते हैं। आर यू रेडी? हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की। जी, कॉग्निटिव थेरेपी में सबसे पहले हमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में हम जानेंगे, कॉग्निटिव स्कीमास के बारे में हम जानेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं, बल्कि इसकी एक समरी के तौर पे चीज़ों को बताऊंगा, फिर हमें डिटेल से भी ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये ख्यालात के बगाड़ को कहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं कि हमारी कॉग्निशंस को, हमारे सुनने जानने, हम जो 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और फिर उसे कोई मानी पहनाते हैं। हमारा जहन इंफॉर्मेशन गेन करता है, कोई माजी की इंफॉर्मेशन भी मुतासर करती है करंट इंफॉर्मेशन को, कोई आने वाली इंफॉर्मेशन जो अभी के अभी हासिल की होती है वो पुरानी इंफॉर्मेशन को मुतासर करती है, और इंसान का जहन इसे प्रोसेस करके कोई एक राय कायम करता है, कोई एक मानी पहनाता है, चीज़ों को परसीव करता है, ठीक है। तो इस परसेप्शन में, इस कॉग्निशन में एरर आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, ख्यालात का बगाड़ इसे कहेंगे।